हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एग्जांपल नंबर 41, इफ R1 and R2 are equivalence relations in a set A, then show that R1 intersection R2, ये किसका साइन है? इंटरसेक्शन का, is an equivalence relation। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को करने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और आप सभी को पता है कि हम रिलेशंस एंड फंक्शंस कर रहे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसको बोलते हैं? अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब दूसरी हम बात करेंगे इस साइन की, मतलब R1 इंटरसेक्शन R2। अब देखो, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, ये हमने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट्स में किया हुआ है। बट आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम यहाँ पर पहले इंटरसेक्शन को डिटेल में समझेंगे। अब देखो इंटरसेक्शन क्या होती है। देखो सपोज मैं एक एग्जाम्पल लूँ, मान लो मेरे पास कोई सेट है A1 2 3। मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। अब मेरे पास एक और कोई सेट है 2 3 4। अब देखो A इंटरसेक्शन B अगर मुझे फाइंड करना है तो वो कैसे करूँगा? अब आप मेरे को बताओ इसमें कॉमन पोर्शन क्या है। देखो 2 और 2 दोनों में है, 3 और 3 दोनों में है, 1 भी सिर्फ A में है और 4 सिर्फ B में है। तो सिर्फ कॉमन पोर्शन कौन कौन सा है? 2 और 3। दैट मीन्स इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन हो दोनों में। जैसे इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ऐसे क्यों करवा रहा हूँ आपको? क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल में ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, तो आपको वो समझने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं ऐसा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 2 बिलोंग्स टू A, आपको पता है 2 A को बिलोंग कर रहा है, एंड 2 बिलोंग्स टू B। इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 बिलोंग्स टू A। इसका क्या मतलब है? बिलोंग्स टू। So 2 belongs to A, 2 belongs to B। तो अगर कोई एलिमेंट A में भी हो, B में भी हो, तो 2 belongs to A इंटरसेक्शन B, ये हम लिख सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट इसलिए समझाया क्योंकि ये वाला सेम पार्ट अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का बेसिकली मतलब क्या है कि जो भी दो सेट्स में कॉमन पोर्शन होता है वो इंटरसेक्शन में आ जाता है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं, देखो R1 और R2 के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, हमें ना सेट के बारे में नॉलेज है, बस लिखा हुआ है कि R1 और R2 दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो लिखते हैं R1 जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं कि वो A टू A डिफाइन है। रिलेशन ऑन ए सेट A का क्या मतलब होता है कि वो A टू A डिफाइन है। अब सिमिलरली R2 जो है वो भी A टू A डिफाइन है। ये तीनों सेट जो, मतलब दोनों सेट जो हैं ये A टू A डिफाइन है। और हमें गिवन क्या है? देखो गिवन लिख लो आप। हमें गिवन है R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशंस। सो ये हमें गिवन है कि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस, और अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, देयरफॉर R1 एंड R2 हम लिख सकते हैं कि बोथ आर रिफ्लेक्सिव। दोनों क्या हैं? रिफ्लेक्सिव हैं। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस होता है तो उसको हम लिख सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो ये तो हमें गिवन था, कि जो हमें गिवन था उसको मैंने लिख लिया मैथमेटिकल फॉर्म में। अब हमें प्रूव क्या करना है? देखो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी। अब देखो हमें गिवन था कि दो रिलेशन क्या हैं? इक्विवेलेंस हैं, और प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और आपको पता है इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है जी। अब देखो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम कोई भी आर्बिटरी एक एलिमेंट ले लेते हैं, A बिलोंग्स टू A। आपको पता है रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम हमेशा एक कोई भी आर्बिटरी एक एलिमेंट ले लेते हैं।
अब देखो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसमें हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब होता है कि हर एक ए का खुद से रिलेशन होना चाहिए अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है, देखो इसको रफ में लिखते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ए कॉमा ए वो R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करना चाहिए अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस, आप लिख दो क्योंकि हमें देखो रिलेशन सेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि वो रिलेशन सेट है कैसा, बट हमें ये गिवन है सिंस R1 एंड R2 बोथ आर रिफ्लेक्सिव। देखो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है R1 एंड R2 बोथ आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिंस R1 एंड R2 बोथ आर रिफ्लेक्सिव देयरफॉर, अगर ये रिफ्लेक्सिव है और आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि उसमें हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होगा विथ देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 एंड कोई भी एलिमेंट ले लो क्योंकि दोनों जो रिलेशन है वो ए पर ही डिफाइन है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो अगर ए कोई एलिमेंट है ए में, ठीक है, स्मॉल ए कोई एलिमेंट है ए में, तो उसका खुद के साथ रिलेशन होगा क्योंकि ये रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट जो सेम ए में है उसका रिलेशन खुद के साथ होगा क्योंकि R2 भी क्या है रिफ्लेक्सिव। ये दोनों क्या है रिफ्लेक्सिव। अब देखो जो मैंने आपको अभी अभी डेफिनेशन समझाई थी उसकी इंटरसेक्शन की, 2 बिलोंग्स टू ए 2 बिलोंग्स टू बी, दैट मीन्स 2 दोनों की इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर भी सेम है, ए बिलोंग्स टू R1 ए बिलोंग्स टू R2 विच एम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू इन दोनों की इंटरसेक्शन। तो आपके सामने है, देखो हमें यही प्रूव करना था कि हमने कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट लिया ए सेट में से और उसका खुद के साथ रिलेशन बन रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, सो देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, देखो बातों बातों में प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन है वो क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ऐसा करते हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। अब आपको पता है सिमेट्रिक में हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे आर्बिटरी, लेट ए बी बिलोंग्स टू ए। तो ए सेट में से मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए। अब देखो सिमेट्रिक की डेफिनेशन पे आते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है हमें कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर यहाँ पर मैंने इफ लिखा हुआ है, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए का रिलेशन बी से है तो हम क्या करेंगे उससे उल्टे का प्रूव करेंगे कि बी का रिलेशन भी ए से है। तो अगर ऐसा होता है कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन है और उसके उल्टे का भी रिलेशन है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब हमें यही बात प्रूव करनी है कि देखो लेट, आप मान लो लेट ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। हम यही करते हैं, हमने एक ऑर्डर्ड पेयर मान लिया कि वो रिलेशन सेट में है और अगर इसके उल्टे का भी हमने प्रूव कर दिया तो दैट मीन्स ये जो हमारा रिलेशन है ये क्या बन जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। अब आपको पता है देखो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि देखो अगर 2 ए इंटरसेक्शन बी में है दैट मीन्स 2 ए में भी है और 2 बी में भी है। तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ विच एम्प्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2। मतलब ए बी का रिलेशन R1 में भी है, ए बी का रिलेशन R2 में भी है। और आपको पता है सिंस, लिख दो आप, बोथ R1 एंड R2, ये आपको गिवन था आर सिमेट्रिक। आपको पता है कि ये दोनों क्या हैं, गिवन है हमें सिमेट्रिक। देयरफॉर अगर ए बी का रिलेशन है देयरफॉर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 एंड बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू R2। क्योंकि हमारी देखो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए बी का रिलेशन है तो बी और ए का भी रिलेशन होगा अगर वो सिमेट्रिक है तो। और हमें गिवन है कि R1 और R2 दोनों क्या हैं सिमेट्रिक। तो अगर ए बी का रिलेशन है तो बी ए का भी होगा, ए बी का रिलेशन है तो बी ए का भी होगा। अब आपके सामने है हमारा बी ए, देखो 2 बिलोंग्स टू ए 2 बिलोंग्स टू बी, दैट मीन्स 2 इंटरसेक्शन में भी है। तो दैट मीन्स जो बी है वो R1 में भी है R2 में भी है, देयरफॉर बी ए R1 इंटरसेक्शन R2।
अब देख लो आपके सामने ही है, हमने आर्बिटरी कोई भी ऑर्डर पेयर उठाया ए बी, उसको मैंने सपोज किया कि वो R1 इंटरसेक्शन R2 में है और उसके उल्टे का रिलेशन बन गया R1 इंटरसेक्शन R2 में। देयरफॉर ये जो हमारा रिलेशन है R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। मतलब ये जो रिलेशन है हमारा, ये सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। सो यहाँ पर लिख लो ट्रांजिटिव। सो बेसिकली आपके ना बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं। और थोड़ा बहुत जो इसमें नॉलेज की ज़रूरत थी लास्ट वाली, मतलब जैसे इंटरसेक्शन की, तो वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि इंटरसेक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम तीन कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट्स लेंगे, A, B, C बिलोंग्स टू A। और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पे आते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए बी का रिलेशन है और बी सी का भी रिलेशन है, मतलब ये कॉमन पार्ट है, ये बी और बी कॉमन पार्ट है, और अगर ऐसा कोई भी हमें पेयर मिलता है कि ए बी और वहाँ पर बी सी का रिलेशन है, तो ए और सी का भी होना चाहिए अगर वो रिलेशन ट्रांजिटिव है तो। अब यहाँ पर मैंने इफ़ लिखा हुआ है, तो पहले हम लिखेंगे लेट, आप मान लो कि A, B बिलोंग्स टू, हमने कोई भी दो मतलब एक ऐसा ऑर्डर पेयर ले लिया जो इंटरसेक्शन में, मतलब उनकी इंटरसेक्शन में है। देयरफॉर A, B किसको बिलोंग करेगा, R1, एंड A, B किसको बिलोंग करेगा, R2 को। ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में अच्छे से समझाया कि अगर 2A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है, मतलब 2A में भी है और 2B में भी है। तो सेम लेट, आप मान लो BC, देखो मैंने कॉमन होना चाहिए, यहाँ B है, यहाँ B से स्टार्ट है, तो B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब देयरफॉर BC किस में होगा, R1 में भी होगा, और BC किस में होगा, R2 में भी होगा। तो देख लो आपके सामने ही है। सो अब हमें बेसिकली देखो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि देखो AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, देखो हमें ये प्रूव करना है बेसिकली। अब ये देखो ये यहाँ पर है और BC का भी रिलेशन हमने सपोज कर लिया कि है, तो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है कि A और C का भी रिलेशन होना चाहिए अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं। अब आपके सामने है सिंस, ऐसा करो अब लिख लो A, B बिलोंग्स टू R1, आपके सामने है A, B बिलोंग्स टू R1, ये R1 वाले हैं, ठीक है। अब सिमिलरली B, C आल्सो बिलोंग्स टू R1, ठीक है। अब आपको पता है कि सिंस R1 इज ट्रांजिटिव, ये हमने गिवन में लिखा था कि R क्या है, ट्रांजिटिव भी है। सो देयरफॉर ट्रांजिटिव होने के लिए आपको पता है कि अगर AB का रिलेशन है और BC का रिलेशन है तो AC का भी होना चाहिए, विच इम्प्लाइज A, C बिलोंग्स टू R1। अब ऐसा करो, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। A, C किसको बिलोंग कर रहा है, R1 को, ठीक। आगे चलते हैं। अब आपको पता है AB, जो AB है वो R2 को भी बिलोंग कर रहा है, एंड BC जो है वो भी R2 को बिलोंग कर रहा है। अब ये भी आपको पता है कि सिंस R2 इज आल्सो ट्रांजिटिव, R2 भी जो है हमारा वो क्या है, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर AB का है, BC का है, तो A और C का भी होना चाहिए, तो विच इम्प्लाइज A, C बिलोंग्स टू R2। अब इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखो फिर अपनी उसकी डेफिनेशन पे आते हैं, इंटरसेक्शन वाली डेफिनेशन में, कि 2 अगर A को बिलोंग कर रहा है, 2 अगर B को बिलोंग कर रहा है, तो 2 दोनों की इंटरसेक्शन में भी है। अब सिमिलरली AC R1 में भी है, AC R2 में भी है, देयरफॉर जो AC है वो इंटरसेक्शन में भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपके सामने है AB इंटरसेक्शन में, मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 में था, मतलब AB का रिलेशन था, BC का भी रिलेशन था, और AC का भी बन गया ट्रांजिटिव होने के लिए। सो देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्योंकि ट्रांजिटिव होने के लिए अगर A B का रिलेशन है, B और C का है, तो
ए और सी का भी होना चाहिए। और आपके सामने है ए बी का रिलेशन था, बी सी का रिलेशन था, मैंने सपोज किया, और बी दोनों में कॉमन है, और वहाँ से मैंने कैलकुलेट किया कि ए और सी का भी रिलेशन है। सो देयरफॉर ये जो रिलेशन है हमारा ये ट्रांजिटिव भी है। अब देखो आपके सामने ही है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देख लो आपके सामने है, ये क्वेश्चन जस्ट बातों में ही हो गया कि अगर आपको इंटरसेक्शन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरी बात आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है ये बहुत ईजी है, जस्ट आपके थोड़े से बेसिक क्लियर होने चाहिए। ये चैप्टर स्कोरिंग भी है और ईजी भी है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 42, let R be a relation on the set A of ordered pairs of positive integers। अब यहाँ पर दो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, ordered pairs and positive integers defined by। अब डिफाइंड कैसे है, मतलब रिलेशन सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे। इफ x, y का रिलेशन u, v से है, मतलब ये बताया उन्होंने कि रिलेशन कैसे बनेगा दो एलिमेंट्स के बीच में, कि x, y का रिलेशन है u, v से, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स वी इज इक्वल टू वाई इंटू यू। मतलब अगर हम x को v से मल्टीप्लाई करेंगे और y को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको 5 और 3 दोनों में पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने बहुत ध्यान से करना है। और बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जस्ट आपको थोड़ी सी, मैं पहले आपको रिलेशन को अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद यह क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने वाला है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमें रिलेशन डिफाइन किया गया है, और आपको पता है कि हमारा जो रिलेशन डिफाइन किस पे है, ए टू ए पर, क्योंकि सेट ए पर डिफाइन है तो ए टू ए पर हमारा रिलेशन डिफाइन है। अब यहाँ पर जो हमारा मतलब कि ए सेट है वो कौन सा है, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जो ए सेट है ये कैसा है, इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पहले इसकी बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। अब आपको पता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो इसमें से देखो नेगेटिव नंबर्स तो आप काट ही दो कि ये तो है ही नहीं है। अब ज़ीरो भी, ज़ीरो से छोटे सभी नंबर नेगेटिव होते हैं, ज़ीरो से बड़े सभी नंबर पॉजिटिव होते हैं, ज़ीरो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर होता है। तो बेसिकली यहाँ पर वो 1, 2, 3, 4 मतलब सारे नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा सीधी लैंग्वेज में बताऊँ। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि रिलेशन डिफाइन है n to n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो आपने वहाँ डरना नहीं कि हमने पॉजिटिव इंटीजर्स वाला क्वेश्चन किया था और यहाँ पर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर आ गया। और ये जो रिलेशन है ये आपको ऐसे भी आ सकता है n क्रॉस n टू n क्रॉस n, मतलब n क्रॉस n में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स वाले। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया कि ए सेट में कैसे एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब यहाँ पर हम मेंशन किया है कि ए में ऑर्डर्ड पेयर्स वाले एलिमेंट्स हैं, और इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स वाले। तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपने इन सभी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे हैं, देखो देखो हमारा रिलेशन ऐसे डिफाइन है, x, y का रिलेशन u, v से। अब यहाँ पर दूसरी समझने वाली बात ये है कि हमने मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि a का रिलेशन b से। अब यहाँ पर क्या है, ये एक एलिमेंट है, इसको आप a सपोज कर सकते हो और इसको आप b सपोज कर सकते हो। तो ये 2-3 बातों का आपने ध्यान रखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ, x, y का रिलेशन है u, v से, इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या लिखा हुआ है, x v इज इक्वल टू y इंटू यू। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर ना आप रफ में काउंटिंग लिख लेना कि ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर मैं फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करूँ
और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करूं तो उनका रिलेशन मतलब उनका आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए अगर इन दोनों पेयर्स का आपस में रिलेशन है तो आपने बेसिकली ये काउंटिंग याद रखनी है कि 1 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। रिलेशन कैसे डिफाइन है, A to A सेट कैसा है, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और रिलेशन कैसे बनेगा, ये एक एलिमेंट है x, y, उसका रिलेशन u, v से बनेगा इफ़ x को मैं v से मल्टीप्लाई करूं और y को मैं u से मल्टीप्लाई करूं, और अगर वो इक्वल आ जाएं तो उनका रिलेशन बन जाएगा। तो बेसिकली जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वहाँ पर भी कि आपने ये नहीं याद रखना कि आपने x को v से मल्टीप्लाई करना है, आपने ये याद रखना है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को थर्ड से। अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। और आपको पता है रिफ्लेक्सिव में हम कितने एलिमेंट्स लेते हैं, एक, जैसे A बिलोंग्स टू A, तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट कैसा होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स में है तो मैंने लिख लिया कि x, y किसको बिलोंग कर रहा है, A को, ये हमारा एक एलिमेंट है। तो फिर से थोड़ा सा देखो रफ में लिखने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली देखो रिफ्लेक्सिव में हमें प्रूव क्या करना है, रिफ्लेक्सिव में हमें प्रूव करना है कि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो, मतलब A का रिलेशन A से। अब यहाँ पर हमारा एलिमेंट कैसा है, x, y, तो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है कि x, y का रिलेशन होना चाहिए x, y से, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, और यहाँ पर एक्स वाई का रिलेशन एक्स वाई से होना चाहिए। तो अगर मैं डेफिनेशन पर देखूँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट को फोर्थ से, यहाँ पर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर काउंटिंग लिखते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैं फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूँ, फोर्थ से, और सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करूँ, थर्ड से। तो बेसिकली एक्चुअल में हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई और वाई एक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके देख लो, जैसे 2 को आप मल्टीप्लाई कर लो 10 से, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 2 × 10 कितना होगा 20, और अगर मैं 10 को पहले लिख लूँ 2 को बाद में लिख लूँ तो भी इसका आंसर कितना आएगा 20। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक्स वाई या वाई एक्स, मतलब अगर मैं इनको आगे पीछे भी लिखूं इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम ही आएगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। और मैंने आपको जब भी रिलेशन फंक्शंस के क्वेश्चन करवाए हैं तो मैंने आपको हमेशा समझाया कि आप इसको रफ में ऐसे लिख लिया करो कि हमें बेसिकली ये प्रूव करना है, और जब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल में तो इसको आपने ऐसे लिखना है। इस ढंग से आपको कभी भी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेनली बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या लिखना है, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। तो बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको ये नहीं समझ, आपको नॉलेज होगी कि रिफ्लेक्सिव किसे बोलते हैं, सिमेट्रिक किसे बोलते हैं, ट्रांजिटिव किसे बोलते हैं, बट उस क्वेश्चन को स्टार्ट करना नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमेशा लिखो कि आपको प्रूव क्या करना है, कैसे वो प्रूव होगा, वो लिख लिया रफ में। अब इसको उल्टा चलेंगे, इससे उल्टा चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत शॉर्ट है, वो आपको समझ नहीं आएगी। तो बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला कि इसको हम उल्टा लिखेंगे। आप लिखो वी नो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ये हमें पता है कि एक्स वाई हमेशा वाई एक्स के इक्वल होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब ये आपको पता है कि अगर एक्स और वाई और वाई एक्स का आंसर इक्वल आ रहा है विच एम्प्लाइज, तो इससे उल्टा मतलब एक्स का रिलेशन, मतलब एक्स कॉमा वाई का रिलेशन किससे होगा, एक्स कॉमा वाई से। वो मैंने को अभी प्रूव कर दिया। देखो एक्स को वी से मल्टीप्लाई किया, वाई को यू से, अगर रिलेशन है तो एक्स को फर्स्ट को फोर्थ से एक्स वाई, सेकेंड को थर्ड से वाई एक्स, तो वही लिखा मैंने। तो दैट मीन्स देयरफॉर ये जो रिलेशन है R इज़ रिफ्लेक्सिव। तो R हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आपके सामने ही हमने बहुत ईजिली कर लिया। दोबारा से एक बार समझा देता हूँ आपको। देखो आपने बेसिकली ये काउंटिंग याद रखनी है कि हमने फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को थर्ड से। तभी आपको बोल रहा था कि अगर आप ये याद रखोगे कि x को v से करना है, y को u से करना है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो आपने ये याद रखा कि फर्स्ट को फोर्थ से, मतलब फर्स्ट को फोर्थ से, सेकेंड को थर्ड से।
तो रफ में मैंने लिखा कि मुझे ये प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, और ये तो हमेशा ट्रू होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी दो नंबर आप पॉजिटिव नंबर्स ले लो या कोई भी नंबर्स ले लो, उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनको ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 3 × 2 6, 2 × 3 ये भी 6। तो ऐसे आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल। तो हमने अपना क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया। वी नो yx इज इक्वल टू yx, दैट मीन्स एक्स वाई का रिलेशन एक्स वाई से है। तो देयरफॉर हमारा ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। देखो बातों वाले क्वेश्चन ही है, बड़े आराम से हो जाएंगे। तो सिमेट्रिक के लिए आपको पता है कि हम हमेशा दो एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे a, b बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स हम कैसे लेंगे, x, y, एंड दूसरा ले लो ऑप्शन u, v बिलोंग्स टू a। मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, ये a फर्स्ट एलिमेंट है और ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन पे आते हैं। देखो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर a और b का रिलेशन है तो उसके उल्टे का भी होना चाहिए, अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक है तो आप मान लो लेट एक्स वाई का रिलेशन है u, v से। मैंने मान लिया कि a का रिलेशन है b से, जैसे हम लिखते हैं ना a का रिलेशन है b से, तो हम प्रूव क्या करेंगे कि b का रिलेशन भी a से है। तो ये आपको पता है कि हम क्या करेंगे, x, y का रिलेशन u, v से, मतलब फर्स्ट का फोर्थ से। सो फर्स्ट को हम फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड से, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये हमने रिलेशन मान लिया कि एक्स वाई का रिलेशन है u, v से। तो क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि एक्स वी और वाई यू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। अब फिर से वही बात, हमें प्रूव क्या करना है। हमारी सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर एक्स वाई का रिलेशन यू वी से है तो हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि यू वी का रिलेशन भी एक्स वाई से होना चाहिए, मतलब उल्टे का। ए बी का है तो बी का ए से, एक्स वाई का यू वी से है तो यू वी का एक्स वाई से। ये हमें रफ में मैंने लिखा है कि हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब फिर से काउंटिंग लिखते हैं। अब ये हमारा क्या है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। अब कैसे रिलेशन डिफाइन है हमारा, फर्स्ट को करो मल्टीप्लाई फोर्थ से, सेकंड को मल्टीप्लाई करो थर्ड से, ठीक है। रफ में जो भी था मैंने उसको लिख लिया, फर्स्ट को फोर्थ से, सेकंड को थर्ड से। फर्स्ट हमारा u है, फोर्थ हमारा y है, सेकंड हमारा v है और थर्ड हमारा x है। अब आपको पता है कि u y को मैंने आपको अभी प्रूव करवाया कि y x को हम y x भी लिख सकते हैं, मतलब x y को हम y x भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कभी भी ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आप y u भी लिख सकते हो और इसको आप x v भी लिख सकते हो। अब इसको एक्स वी को आप इधर भी लिख सकते हो और वाई यू को आप इधर भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर दो नंबर जैसे मान लो x इज इक्वल टू वाई है तो मैं y को इधर लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर मैं लिखा कि x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर लिखा मैंने y इज इक्वल टू एक्स, तो दोनों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो सिमिलरली अगर एक्स वी को मैं इधर लिख लूँगा, वाई यू को मैं इधर लिख लूँगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपके सामने ही है, हमने क्वेश्चन को ऐसे किया, हम प्रूफ के पेपर में लिखेंगे ऐसे इसको, इस तरह से। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स वी इज इक्वल टू वाई इंटू यू। ये आपने माना है कि इन दोनों का रिलेशन है, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। अब आपको पता है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वाई यू को मैं इधर लिख लेता हूँ और एक्स वी को मैं उधर लिख लेता हूँ, क्योंकि हम y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू एक्स, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। इस टर्म को मैंने इधर लिख लिया, इस टर्म को मैंने इधर लिख लिया, विच एम्प्लाइज। अब और ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यू वाई और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वी एक्स। देखो वी एक्स, ठीक है। तो मैं ऊपर ऊपर चलता जा रहा हूँ एक एक स्टेप। अब आपको पता है कि अभी हमने प्रूव किया था कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 20 आएगा, मतलब ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। y को u से मल्टीप्लाई करें या u को y से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। x को v से मल्टीप्लाई करें या v को x से मल्टीप्लाई करें, कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो अगर u y की मल्टीप्लिकेशन और v x की मल्टीप्लिकेशन इक्वल है, तो देयरफॉर u v का रिलेशन बन गया x, y से। और देयरफॉर देखो एक्स वाई का रिलेशन था यू वी से, यू वी का भी बन गया एक्स वाई से। तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो उसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी होना चाहिए। अब यहाँ पर भी सेम हुआ, एक्स वाई का यू वी से था और यू वी का भी एक्स वाई से
प्रूव कर दिया हमने, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आप चेक भी कर सकते हो, देखो फर्स्ट फोर्थ वाई, सेकंड थर्ड वी एक्स, वो मैंने आपको पहले ही रफ में समझा दिया, इसलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी हमारा क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको रफ में ही बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। अब आपको पता है कि ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर आप 3 एलिमेंट्स ले लो, एक्स वाई यू वी, चलो एक ले लो एम कॉमा एन बिलोंग्स टू ए। तो आप कोई भी एलिमेंट्स 3 ले सकते हो, मैंने यहाँ पर तीसरा m कॉमा एन ले लिया। आप कोई भी अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। अब देखो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पे आते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि अगर ए बी का रिलेशन है और वहाँ पर बी और सी का भी रिलेशन है, बी और बी कॉमन होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए अगर वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो बेसिकली देखो हमें प्रूव क्या करना है। तो हम ऐसा करते हैं, 2 पेयर्स ले लेते हैं। लेट एक्स कॉमा वाई का रिलेशन है u कॉमा वी से। मैंने ये मान लिया कि एक्स वाई का रिलेशन है, जैसे हम सपोज करते हैं ना कि a का रिलेशन b से, आप इसको a सपोज कर लो, इसको b, तो a का रिलेशन b से। तो फर्स्ट देखो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करो, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4th से, और सेकंड को 3rd से, मतलब u से। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि एक्स वाई का रिलेशन है यू वी से। आपको पता है ए का रिलेशन होना चाहिए बी से और बी का सी से, बी और बी कॉमन होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं मानूंगा कि यू कॉमा वी का भी रिलेशन है एम कॉमा एन से, ताकि ये हमारा ये वाला पार्ट कॉमन हो जाए। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि फर्स्ट मतलब u को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4th मतलब n, और यहाँ पर सेकंड मतलब v और थर्ड मतलब m। तो बेसिकली हमने ये लिख दिया कि लेट एक्स वाई का रिलेशन यू वी से है और यू वी का रिलेशन एम एन से है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए देखो हमें प्रूव क्या करना है। ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव होने के लिए मुझे प्रूव करना है कि एक्स वाई का रिलेशन है एम एन से, क्योंकि हमारी ट्रांजिटिव की डेफिनेशन भी यही कहती है ए बी का बी सी का, तो बी बी छोड़ दो, ए का सी से, एक्स वाई का यू वी से, यू वी का एम एन से, कॉमन पार्ट मैंने छोड़ दिया, तो एक्स वाई का एम एन से रिलेशन होना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब काउंटिंग लिखते हैं, 1 2 3 4। अब देखो काउंटिंग में हमें क्या करना है। सो देखो फर्स्ट का 4th से, सेकंड का 3rd से। तो बेसिकली मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि एक्स एन इज इक्वल टू वाई एम। तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और यहाँ तक पहुँचना बहुत ईजी है। मैंने यहाँ पर इन दोनों को नंबरिंग दे दी। तो अब अगर आप इनको ध्यान से देखो तो यहाँ पर x भी है, n भी है, y भी है, m भी है। बेसिकली यहाँ पर ये कॉमन वाला पोर्शन जो है वो नहीं है। तो आप क्या करो, फ्रॉम 1, तो आप क्या करोगे फ्रॉम 1, इसको मैंने नंबर 1 सपोज किया। आप ऐसा करो x और y को, आप y को इधर ले आओ, y इधर नीचे में आ गया, और यहाँ पर क्या है u, और v को आप उधर ले जाओ, तो वहाँ पर क्या बन गया u बाय v। मतलब देखो y को मैं इधर ले आया और v को मैं उधर ले आया, क्योंकि मैंने x और y मुझे अलग से चाहिए और u और v बेसिकली मुझे रिमूव करने हैं, तो इसको मैं साइड पे लिख लिया। अब फ्रॉम 2, अब वहाँ पर भी लिखो फ्रॉम 2। देखो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ से भी आप ऐसा करो, जैसे यहाँ पर u है, अब v को इधर ले आओ, u बाई वी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना है m और यहाँ पर कितना है n, तो ये n उधर चला गया मतलब m बाई n, v इधर आ गया मतलब u बाई v। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देख लो आपके सामने ही है, मैंने x और y को सेपरेट कर लिया, u और v को भी सेपरेट कर लिया, m और n को सेपरेट कर लिया, u और v को भी सेपरेट कर लिया, क्योंकि मुझे अपने आंसर में u और v नहीं चाहिए। अब इसकी वैल्यू भी u बाई v है, इसकी वैल्यू भी u बाई v है। दैट मीन्स ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ। x बाई वाई की वैल्यू भी u बाई वी, m बाई n की वैल्यू भी u बाई वी। तो देखो ना, अगर मैं लिखूँ कि x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू भी 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू वाई, ये बोल सकता हूँ। तो सेम इसकी वैल्यू भी u बाई वी है, इसकी वैल्यू भी u बाई वी है, तो दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ तक पहुँचना है xn, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को n से और y को n से। तो अगर xn इज इक्वल टू वाई एम है, तो उससे क्या होगा कि एक्स वाई का रिलेशन किससे बन जाएगा,
एम एन से। अब देख लो आपके सामने ही है एक्स वाई का, देखो एक्स वाई का था, यहाँ पर करते हैं यू वी से, एंड यू वी का था एम एन से, और ये कॉमन पोर्शन आ गया, तो ट्रांजिटिव होने के लिए एक्स वाई का रिलेशन किससे बन गया, एम एन से। सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब देख लो आपके सामने ही है ये जो रिलेशन था हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स वाला, रिफ्लेक्सिव भी हमने प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी हमने प्रूव कर दिया, ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन में दो नई बातें थी कि ऑर्डर्ड पेयर्स के बिहाफ पे वो बात कर रहे थे। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो ऐसे थे, ए का रिलेशन बी से, अब यहाँ पर एक्स वाई का रिलेशन था यू वी से। तो ऐसे रिलेशन जब भी आते हैं तो आपने हमेशा काउंटिंग वाला मेथड याद रखना है। अगर आप काउंटिंग वाला मेथड याद रखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। So next example 43, let x is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमारे पास कोई सेट गिवन है x 1 से लेके 9 तक। let r1 be a relation in x given by r1 is equal to, अब r1 कोई रिलेशन है x पर, वो डिफाइन कैसे है, x, y, मतलब उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इफ़ x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूंगा तो वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अगर वो होगा तो वो रिलेशन सेट में आएगा, मतलब फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करेंगे और अगर वो डिविजिबल बाय 3 है तो वो रिलेशन सेट में आ जाएगा। एंड R2 बी अनदर रिलेशन ऑन x गिवन बाय, अब R2 एक और रिलेशन हमें गिवन है, वो भी सेट x पर है। अब उसमें देखो रिलेशन R2 डिफाइन कैसे है, x, y, मतलब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, x, y ये कोई सेट है, सबसेट। अब ये जो निशान है मतलब ये किसका है, सबसेट का। सबसेट किसका होना चाहिए, 1 4 7 का, और ये सबसेट होना चाहिए 2 5 8 का, और ये सबसेट होना चाहिए 3 6 9 का। अगर x, y जो है वो 1 4 7 2 5 8 या 3 6 9 का सबसेट है तो वो इस रिलेशन सेट में आ जाएगा। देन शो दैट R1 इज इक्वल टू R2, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों रिलेशन है ये दोनों क्या हैं, इक्वल। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें आपको रिलेशन के बारे में तो अच्छे से पता है कि कौन सा रिलेशन कैसे कैसे डिफाइन है। अब यहाँ पर जो मेन बात समझने वाली है वो है सबसेट वाली। आपको सबसेट की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मान लो कोई हमारे पास ए कोई सेट है 2 3 और बी कोई सेट है हमारे पास 2 3 5। ठीक है, तो क्लियरली देखो इसमें सेट्स को हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट से। अब जैसे देखो 2 ए में है बी में भी है, 3 ए में है बी में भी है, और दैट मीन्स ए का हर एक एलिमेंट, देखो ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। क्यों, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन पी। देखो आपको सबसेट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखो ए सबसेट ऑफ बी क्यों है, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। क्या हम यही बात बी के लिए कह सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए? नहीं, एज जो 5 है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो आपको ये क्लियर हो गया कि सबसेट हम किसको बोलते हैं, अगर उसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है जो हम क्वेश्चन में करने वाले हैं। कोई भी दो सेट्स इक्वल कैसे होते हैं, हम कैसे प्रूव करते हैं सेट थ्योरी में। देखो यहाँ पर मैंने कोई सेट लिखा 2 3 5 और बी मैंने कोई सेट लिखा 2 3 5, तो क्लियरली देखने में सेट दोनों इक्वल लग रहे हैं, इक्वल ही हैं, दोनों सेट्स इक्वल ही हैं। बट इसको हम क्वेश्चंस में प्रूव कैसे करते हैं, मतलब सेट थ्योरी में हम प्रूव कैसे करते हैं। देखो ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो ए सबसेट ऑफ बी। एंड आल्सो देखो अगर मैं उल्टा देखना चाहूँ, बी का भी हर एक एलिमेंट ए में है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए।
ए भी सबसेट ऑफ बी है, बी भी सबसेट ऑफ ए है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी। अब देखो मैंने आपको सबसेट के बारे में अच्छे से समझा दिया और आपको ये भी बता दिया कि सबसेट को हम प्रूव कैसे करते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर क्लियरली मेंशन दिख रहा है हमें कि दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं, बट यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म नहीं है। इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं कि सीधे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये आपस में इक्वल है या नहीं। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको सबसेट समझा दिया, सबसेट को हम मतलब इक्वल सेट्स को हम प्रूव कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको प्रोसीजर समझाना चाहता हूँ जो हम अभी अपने क्वेश्चन में करने वाले हैं। देखो A235 B235 जस्ट मैंने एग्जांपल ली है। अब मान लो लेट x इज इक्वल टू 2 3 5, x कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो अब लिख लो लेट x बिलोंग्स टू a। मान लो x कोई भी एलिमेंट है वो a में बिलोंग कर रहा है, तो विच इम्प्लाइज x आल्सो बिलोंग्स टू b, क्योंकि आपको पता है x 2 3 5 है तो वो 2 3 5 कोई भी जो होगा वो b में भी होगा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, ये प्रोसीजर बता रहा हूँ क्योंकि हम सेम प्रोसीजर क्वेश्चन में करने वाले हैं ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको थोड़ा करके दिखा रहा हूँ थोड़ा इजी एग्जांपल से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू b। आप b में कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट मान लो, x की वैल्यू कौन सी है 2 3 5 और वो भी क्या है a में प्रेजेंट है, विच इम्प्लाइज x आल्सो बिलोंग्स टू a। दैट मीन्स b का हर एक एलिमेंट a में प्रेजेंट है तो b सबसेट ऑफ a। देखो a में कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया वो b में भी है, तो a का हर एक एलिमेंट b में प्रेजेंट है तो a सबसेट ऑफ b। b में कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया वो a में भी प्रेजेंट है तो b सबसेट ऑफ a। अब a सबसेट ऑफ b सबसेट ऑफ a, देयरफॉर a इक्वल टू b। तो बेसिकली हम ये प्रोसीजर जो है ये फॉलो करने वाले हैं कि हम कोई भी आर्बिट्री एक एलिमेंट लेंगे R1 में और उसको हम प्रूव करवा देंगे कि वो कहाँ पर है R2 में। देखो ये मान लो R1 है और ये कौन है R2। मैं ये प्रूव करवा दूंगा कि R1 में कोई एलिमेंट लिया वो कहाँ पर है R2 में, तो दैट मीन्स R1 सबसेट ऑफ R2। सिमिलरली मैं लेके चलूँगा कि कोई एलिमेंट है R2 में और मैं उसको प्रूव करवाऊंगा कि वो R1 में है, तो दैट मीन्स R2 सबसेट ऑफ R1, तो देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2। तो ये हमारा सारा प्रोसीजर होने वाला है क्वेश्चन में और आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने आपको इतनी डिटेल में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। सबसे पहले हम देखो रिलेशन लिखते हैं। देखो रिलेशन हमारा जो है R1 वो x टू x डिफाइन है, ठीक है, x टू x, क्योंकि रिलेशन इन सेट x कैसे डिफाइन है x टू x। तो रिलेशन 1 जो है हमारा मतलब R1 जो है उसमें कैसे एलिमेंट्स हैं x y, x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3। अगर फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड को माइनस करें और डिविजिबल बाय 3 आए तो वो रिलेशन सेट में हमारे आ जाएगा। देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि x कहाँ से आ रहा है x में से और y कहाँ से आ रहा है वो भी x में से। ये वाला एलिमेंट फर्स्ट सेट में से आ रहा है, ये वाला एलिमेंट सेकंड सेट में से आ रहा है। अब सिमिलरली R2 को लिखते हैं। अब R2 भी x पर डिफाइन है x टू x। अब R2 में एलिमेंट्स कैसे हैं कि x y इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे और ये तब बनेगा ऑर्डर्ड पेयर अगर x y कोई सबसेट है, सॉरी सेट है, ये सबसेट होगा 1 4 7 का और एक्स वाई जो है ये सबसेट होगा 2 5 8 का और एक्स वाई जो है ये सबसेट होगा किसका 3 6 9 का। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सेट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा सेट कैसे डिफाइन है, R1 कैसे डिफाइन है, R2 कैसे डिफाइन है। और दूसरी बात आपको सबसेट के बारे में बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। अब देखो जो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू a मतलब R1। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर लेट x y मतलब ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें R1 में कैसे एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, तो x y बिलोंग्स टू R1। तो मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लिया, देखो ये हमारा क्या है R1 में बिलोंग कर लिया, मतलब इसको बिलोंग करता है। और मैं प्रूफ क्या करने की कोशिश करूँगा कि ये जो x y है ये R2 को बिलोंग कर रहा है। मतलब बेसिकली मुझे ये प्रूव करना है कि x y जो है वो R2 को बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो x y कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है तो R1 का हर एक एलिमेंट R2 में प्रेजेंट है, तो देयरफॉर R1 इज सबसेट ऑफ
R2। अब देखो एक्स वाई जो है वो रिलेशन मतलब कि R1 को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स इसका क्या मतलब होगा कि x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाय 3, क्योंकि ये हमारे रिलेशन में लिखा है कि R1 में कोई भी एलिमेंट तब आएगा अगर उसके फर्स्ट में से मैं सेकंड एलिमेंट को माइनस करूं तो वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मुझे पहुंचना कहां पर है, मुझे R2 तक पहुंचना है, मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि R1 जो है वो सबसेट है R2 का। और ये प्रूव करवाने के लिए आपको R1 और R2 के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप इसको बुक में देखोगे वो बोल रहे हैं कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर एक्स वाई जो है वो सबसेट है 147 का और 258 का और 369 का। बट इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं बताई गई है, वो सीधा बोल रहे हैं बस। बट आपको ये समझने में प्रॉब्लम ना आए और आपको ये अच्छे से विजुलाइज हो पाए, इसलिए मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। अब देखो R1 हमारा कैसा है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। आप कोई भी पेयर उठा लो, देखो R1 जो है वो x टू x डिफाइन है, मतलब अगर यहाँ पर मैं x लिखूँ 1 से लेके 9 तक से लेके 1 2 से लेके 9 तक, मतलब हमारा जो R1 है वो ऐसे डिफाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, मतलब x जो है वो x में से आ रहा है, y जो है वो राइट हैंड साइड में से आ रहा है। तो ये सारे पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। देखो 1,4 1 माइनस 4 कितना होगा 3 माइनस 3 डिविजिबल बाई 3, 1 7 कितना आएगा -6 डिविजिबल बाई 3। आप ऐसा कोई भी पेयर देख लो 2 5 3 6 4 1 5 2 6 3 7 1 8 2 9 3 9 6, ये सभी जब आप माइनस करोगे, जैसे कोई भी रैंडमली उठा लो 5 माइनस 8 कितना आएगा -3 डिविजिबल बाई 3, 3,9 3 माइनस 9 कितना आएगा -6 डिविजिबल बाई 3। आप ऐसा कोई भी पेयर उठा लो। अब ये जो ब्लैक में मैंने लिखे हैं ये वो हैं जो डबलेट बनेंगे, जैसे 1,1 1 को 1 में से माइनस करोगे, 2 को 2 में से माइनस करोगे, या कोई भी 7 को 7 में से माइनस करोगे, वो कितना आएगा 0। और 0 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय एनी नंबर, मतलब 0 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। 3 को मतलब 0 को कोई भी नंबर डिविजिबल कर सकता है। तो बेसिकली R में सभी ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। तो मैंने आपको ये इसलिए लिख के दिए हैं ताकि आप इसको विजुलाइज कर पाओ। देखो ये सभी पेयर बनाने बहुत ईजी हैं। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैंने कैसे बनाए हैं। देखो 1 किसके साथ पेयर बना सकता है, 1 के साथ, 1 माइनस 1 कितना होगा 0 डिविजिबल बाई 3। 1 2 के साथ 1 माइनस 2 कितना होगा -1 नॉट डिविजिबल बाई 3। 1 3 के साथ 1 माइनस 3 -2 कितना आएगा, वो डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। 1 माइनस 4 कितना होगा डिविजिबल बाई 3। 1 माइनस 5 कितना होगा -4 नॉट डिविजिबल बाई 3। 1 माइनस 6 कितना होगा -5 नॉट डिविजिबल बाई 3। 1 7 के साथ 1 माइनस 7 -6 डिविजिबल बाई 3। 1 8 के साथ -7 नॉट डिविजिबल बाई 3। 1 9 के साथ -8 नॉट डिविजिबल बाई 3। तो इस तरह से मैंने सारे पेयर्स लिखे हैं ताकि आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर पाओ। अब देखो R2 पे आते हैं। R2 जो है हमारा, उसमें देखो 147 लिखा हुआ है उन्होंने, 258 लिखा हुआ है और 369। ठीक है, R2 में वो कह रहे हैं कि ये जो सेट है x, y ये सबसेट होना चाहिए 147 का, 258 का और 369 का। अब देख लो, आप कोई भी पेयर उठा के देख लो, 1,4 इसका सबसेट है, 1 भी इसमें है, 4 भी इसमें है। क्योंकि देखो मैंने आपको उस सबसेट की डेफिनेशन बताई थी कि देखो 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, मतलब A सबसेट है B का, मतलब A का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट है। तो 1 भी इसमें है, 4 भी इसमें है। आप कोई भी उठा लो रैंडमली, 4 और 7, 4 भी इसमें है, 7 भी इसमें, सबसेट बन गया ये। आप ये उठा लो 6,9, 6 भी इसमें है, 9 भी इसमें, ये भी सबसेट है। 8 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, ये भी क्या है सबसेट। आप ऐसा कोई भी पेयर उठा लो। अब इस पे आते हैं, डबलेट पे आते हैं। देखो 1 भी इसमें है, 1 भी इसमें है, इसको आप लिख लो ऐसे। देखो ये 1,1 है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब 1 भी इसमें है, अब सेकंड एलिमेंट 1 इसमें भी है, मतलब इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये सबसेट है। आप ये उठा लो 5,5, 5 भी इसमें है, ये वाला 5 भी इसमें है, ये भी क्या इसका सबसेट है। 7,7 देखो 7 भी इसमें है, 7 भी इसमें है। तो आप कोई भी ऐसा पेयर उठा लो, हर एक जो ऑर्डर्ड, मतलब हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इसका हमेशा सबसेट बन रहा है, चाहे वो 147 का बन रहा है, चाहे वो 258 का बन रहा है, चाहे वो 369 का बन रहा है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि R1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब जैसे भी वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बनेंगे, जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, वो हमेशा 147, 258 या 369 का सबसेट बन रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हो
कि x, y बिलोंग्स टू R1, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर ये जो हमारा सेट है x, y, देखो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर था, अब ये क्या है हमारा सेट, अगर इसका मैं सेट लिखूँ तो ये हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा किसका, 1 4 7 का और 2 5 8 का, वो मैंने आपको अभी से अच्छे से विजुलाइज करवा दिया, या 3 6 9 का। जो आपकी एनसीईआरटी में सीधा लिखा हुआ है कि देयरफॉर ये एक्स वाई है, ये सबसेट होगा 1 4 7 2 5 8 या 3 6 9 का, वो मैंने आपको प्रूव करके विजुलाइज करके दिखा दिया कि वो हमेशा क्या बनेगा, इनका ही सबसेट बनेगा। सो जो अगर ये सबसेट बनेगा, अगर ये 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9 का सबसेट है, तो देयरफॉर ये जो एक्स वाई है ये किस में आ गया, R2 में, क्योंकि एक्स वाई में कैसे आते हैं कि अगर एक्स वाई 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9 का सबसेट है, तो यहाँ पर हम कौन से एलिमेंट लिख सकते हैं, x, y। तो R1 में थे हम और कहाँ तक पहुँच गए हम, R2 में। तो देयरफॉर R1 इज सबसेट ऑफ R2। अब इसको आप नंबर 1 लिख के रख लो, क्योंकि मैंने आपके सामने आपको प्रूव कर दिया कि A इज सबसेट ऑफ B, मतलब R1 जो है सबसेट है R2 का। अब जस्ट हमें इसका उल्टा प्रूव करना है कि R2 जो है वो भी क्या है, R1 का सबसेट। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमें जस्ट इसका रिवर्स प्रूव करना है। हमने अभी अभी प्रूव किया कि R1 जो है वो सबसेट है R2 का। अब हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि R2 जो है वो सबसेट है R1 का। अगर ऐसा हो गया तो दैट मीन्स दोनों सेट क्या हैं, इक्वल। अब उसके लिए मैंने देखो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, मैंने कोई भी आर्बिट्ररी एक एलिमेंट ले लिया। अब R2 हमारा कैसा है, उसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे कि अगर ये जो सेट है हमारा ये F1 4 7 या 2 5 8 या 3 6 9 का सबसेट बन गया, तो उसमें ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखो जैसे हमने R1 को विजुलाइज किया था ताकि आपको अच्छे से उसको समझ पाओ, सिमिलरली हम R2 को भी विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब देखो R2 हमारा ऐसा है कि उसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे कि अगर ये सेट इसका या इसका या इसका सबसेट बन जाए। अब देखो 1 4, अगर मैं ऑर्डर पे लिखने की कोशिश करूँ 1 4 1 7 4 7 1 4, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, सबसेट बन गया। ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, सबसेट बन गया। ये भी इसमें है, ये भी इसमें है। अब इसका उल्टा, जैसे 4 1 1 4 का उल्टा 4 1 7 1 7 4, ये जस्ट मैंने इसके रिवर्स लिखा। जैसे ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है, ये सभी क्या हैं, सबसेट्स हैं। आप ये भी लिख सकते हो 1 1 4 4 7 7। आप कोई भी उठा लो, 1 भी इसमें है, 1 भी इसमें है, 4 भी इसमें है, 4 भी इसमें है, 7 भी इसमें है, 7 भी इसमें है। तो ये सभी क्या है, सबसेट्स हैं। अब सिमिलरली इसका देखते हैं, तो इसमें कौन कौन से बनेंगे, 2 5 2 8, अब 5 8। जैसे देखो 2 5 2 8 5 8। अब इसका उल्टा देख लो, 5 2 8 2 8 5। आप ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हो, जैसे 2 2, ये डबलेट है सारे, 5 5 8 8। ये सभी क्या हैं, इसके सबसेट्स हैं। चेक कर लो, 5 भी इसमें है, 8 भी इसमें है, कोई भी रैंडमली उठा लो, 8 भी इसमें है, 5 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, 2 भी इसमें है। आप कोई भी उठा लो, ये हमेशा क्या बनेंगे, सबसेट्स। अब सिमिलरली इसकी बात करते हैं। अब देखो जैसे 3 6 3 9, 3 का 6 से, 3 का 9 से। अब ऐसे ही 6 का 9 से कर लो, आप 6 का 9 से। इसका उल्टा देख लो, 6 3, इसका उल्टा देख लो 9 3, इसका उल्टा देख लो 9 6। सिमिलरली डबलेट की बात करते हैं, 3 3 6 6 9 9। आप कोई भी चेक कर लो, ये हमेशा क्या बनेंगे, इनके सबसेट्स। जैसे देख लो 3 भी प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, सबसेट है। 9 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से मैं सभी सबसेट्स लिख सकता हूँ। अब देखो ये तो होगी R2 की बात। अगर देखो हमने पहुँचना कहाँ तक है, हमें पहुँचना है R1 तक। अब जितने भी मैंने पेयर्स लिखे हैं, अब इनको माइनस करके देखते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। 1 -4 -3 -6 -3, 4 माइनस है -3, ये 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये 3 आएगा, ये 0 0 0। अब सिमिलरली आप ये करके देख लो, 2 -5 -3, 2 -8 -6, 5 -8 -3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, 0 0 0। एंड सिमिलरली यहाँ इसकी बात करें, 3 -6
-3, 3 - 9 -6, 6 - 9 -3, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, 9 - 6 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं मैंने सभी को माइनस करके देखा तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये हमेशा 3, -6 और -3 और 0, ये सभी नंबर्स जो भी आ रहे हैं ये हमेशा क्या आ रहे हैं, डिविजिबल बाय 3। आप कोई भी चेक करके देख लो, 0 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, 6 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, 3 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, -6 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। और वैसे भी देखो, ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी अगर आप देखो ये R2 है और ये हमारा R1 है, आप सभी पेयर मैच कर सकते हो, ये दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। 1 4 1 7 2 5 2 8, 1 4 1 7 2 5 2 8, 3 6 3 9, सभी पेयर आपस में मैच कर रहे हैं। तो क्लियरली मैं यहाँ पर देखते ही बता सकता हूँ कि ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल। बट मुझे इसको प्रूव करना है। अब देखो, मैंने R2 को आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश की। सो देखो, आपको पता है कि कोई भी पेयर उठा लो इनके सबसेट का, ये सभी क्या है, सबसेट्स लिखे हैं, कोई भी पेयर उठा लो, ये हमेशा क्या है, डिविजिबल बाय 3। मतलब फर्स्ट में से अगर सेकंड को माइनस करेंगे तो आप लिख दो विच एम्प्लाइज x - y इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। ये हमेशा क्या होगा, डिविजिबल बाय 3। और अगर x - y मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे और वो डिविजिबल बाय 3 है, विच एम्प्लाइज x, y बिलोंग्स टू R1, क्योंकि R1 हमारा यही कहता है कि उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अगर उसके फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। और यहाँ पर डिविजिबल बाय 3 हो गया, तो दैट मीन्स x, y बिलोंग्स टू R1, विच एम्प्लाइज, देखो x, y यहाँ पर कोई आर्बिट्री एलिमेंट था R2 में, वो कहाँ पर आ गया, R1 में, विच एम्प्लाइज जो R2 है वो सबसेट बन गया R1 का। ठीक है, इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब क्लियरली R1 सबसेट है R2 का एंड R2 सबसेट है R1 का, विच एम्प्लाइज R1 इक्वल टू R2। जो मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम दो सेट्स को इक्वल कैसे प्रूव करते हैं, कि अगर पहला सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने ही है, ये जो क्वेश्चन था काफ़ी थ्योरेटिकल था, इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो NCERT में है वो काफ़ी थ्योरेटिकल है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा भी पाऊँ और आपको अच्छे से विजुलाइज भी करवा पाऊँ। हमने आपके सामने प्रूव भी किया कि R1 जो है वो R2 के इक्वल है क्वेश्चन में, और मैंने आपको विजुलाइज भी करवाया कि ये हमारा R1 था और ये हमारा R2। अब ये दोनों के पेयर्स आप चेक करो, दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, बिल्कुल सेम, मतलब ये दोनों सेट्स क्या हैं, आपस में इक्वल। So next example 44th, let f from x to y be a function। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है जो x to y डिफाइन है। डिफाइन a relation r in set x given by, अब यहाँ पर एक रिलेशन भी डिफाइन किया गया है x to x पर, गिवन by। अब रिलेशन सेट में एलिमेंट्स कैसे हैं, a, b ऑर्डर्ड पेयर। अगर अब a, b इस रिलेशन सेट में कैसे आएंगे, मतलब a का रिलेशन b से कैसे बनेगा, अगर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होगा। मतलब अगर हम f ऑफ a का जो आंसर है और उधर f ऑफ b का जो आंसर है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो रिलेशन सेट में आ जाएंगे। एग्जामिन वेदर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हमें चेक करना है कि ये जो है रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। अब देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल लग रहा है, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, और आपको पता है जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा रिलेशन किस सेट पे डिफाइन है। अब आपको पता है कि हमारा जो रिलेशन है वो x to x डिफाइन है। अब रिलेशन सेट में एलिमेंट्स कैसे हैं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि आपको रिलेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, तो ये हमारा रिलेशन है। मतलब अगर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होगा तो a और b में रिलेशन बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखो, आपको पता है कि इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव।
और आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए हम कोई भी आर्बिटरी एक एलिमेंट सपोज करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू एक्स, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो एक्स टू एक्स डिफाइन है, तो हमने एक एलिमेंट सपोज कर लिया, लेट ए बिलोंग्स टू एक्स। अब देखो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी एलिमेंट अगर हम लें, अगर उसका खुद से ही रिलेशन होगा, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए का ए से ही रिलेशन होगा, मतलब एलिमेंट का एलिमेंट से ही, खुद एलिमेंट से ही रिलेशन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हमेशा की तरह क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, आपको आता है, आपको पता है आपने क्या प्रूव करना है, पर आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो हम हमेशा की तरह रफ में लिखेंगे कि देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, कि ए का ए से रिलेशन होना चाहिए अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो। और ए का रिलेशन बी से कब बनता है, जब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब पहले एलिमेंट का एफ ऑफ ए, दूसरे एलिमेंट का भी एफ ऑफ, मतलब पहले एलिमेंट का एफ ऑफ ए, दूसरे एलिमेंट का एफ ऑफ बी, तो पहले एलिमेंट का एफ ऑफ ए, दूसरे एलिमेंट का एफ ऑफ ए, ये इक्वल होने चाहिए। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, बेसिकली हमें यही चीज़ प्रूव करनी है। देखो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन था एक्स टू वाई, ठीक है, और एक रिलेशन गिवन था एक्स टू एक्स। अब देखो फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, आप मान लो कोई भी फंक्शन लिख सकते हो, जैसे सपोज मैं लिख लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कोई फंक्शन है हमारे पास। अगर मैं इसमें एफ ऑफ 1 को कैलकुलेट करूँ तो वो कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 4। तो ये क्लियर ही है कि एफ ऑफ 1 हमेशा एफ ऑफ 1 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि अगर हम सेम एलिमेंट फिल करेंगे तो उसका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो सेम यहाँ पर देखो, आपको मैंने हमेशा समझाया कि हम क्वेश्चन को रफ में ऐसे देखते हैं और क्वेश्चन को हम अपने क्वेश्चन में एक्चुअल में जब जहाँ पर लिखना होता है हमें क्वेश्चन, वहाँ पर इसको उल्टा लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये हमेशा इक्वल होता है। आप दुनिया का कोई भी फंक्शन उठा लो, अगर आप उसमें सेम वैल्यू फिल करोगे तो वो हमेशा सेम आंसर ही देगा। तो अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए है, दैट मीन्स ए का रिलेशन ए से है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आपके सामने है, मैंने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया। क्योंकि देखो रिलेशन कब बनता है, जब पहले एलिमेंट पर फंक्शन लगाएंगे और दूसरे एलिमेंट पर फंक्शन लगाएंगे, वो दोनों इक्वल आ गए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ए का रिलेशन ए से, मतलब पहले एलिमेंट पर रिलेशन फंक्शन लगाएंगे, दूसरे एलिमेंट पर फंक्शन लगाएंगे, और दोनों सेम वैल्यू ही देंगे क्योंकि हम सेम नंबर ही वहाँ पर फिल कर रहे हैं। तो इसलिए ये रिलेशन हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव के बाद बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक रिलेशन में हम हमेशा दो एलिमेंट्स सपोज करते हैं अपनी तरफ से, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। और सिमेट्रिक की डेफिनेशन पे आते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ़ ए बी का रिलेशन है और उसके उल्टे का भी अगर होगा तो वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक। तो हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। हमने सपोज कर लिया, कोई भी आर्बिट्ररी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया कि उसका रिलेशन है। और आपको पता है कि हमारा रिलेशन क्या कहता है कि पहले एलिमेंट का फंक्शन और दूसरे एलिमेंट पर अगर फंक्शन लगाएंगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि हमारी रिलेशन की डेफिनेशन भी यही कहती है। तो मैंने लगा दिया। और हमेशा की तरह इसको हम फिर से रफ में लिखने की कोशिश करेंगे। देखो ए बी का रिलेशन है, हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि बी ए का भी रिलेशन है। और बी ए का रिलेशन कब बनेगा, जब पहले एलिमेंट पर फंक्शन लगाएंगे और दूसरे एलिमेंट पर फंक्शन लगाएंगे और दोनों क्या हैं, इक्वल। पहला एलिमेंट कौन है, बी, दूसरा एलिमेंट कौन है, ए। तो बेसिकली मुझे ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, देखो मुझे ये प्रूव करना है ना, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। अब आप मेरे को बताओ कि अगर देखो x इक्वल टू वाई है, मैं ये बोल सकता हूँ कि x इक्वल है y के, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू x है। इसमें कौन सा बड़ी बात है, क्योंकि दो नंबर इक्वल हैं, इसको मैं इधर लिखूं चाहे मैं इधर लिखूं कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेम वे से अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हैं तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि एफ ऑफ बी, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है, दैट मीन्स बी का रिलेशन ए से बन गया। देखो ए बी का था, बी का भी ए से बन गया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
अब देख लो आपके सामने ही है, मतलब एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हमने लिख लिया, और अगर एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है दैट मीन्स बी का रिलेशन बन गया ए से। यहाँ ए बी का रिलेशन था और हमने प्रूव कर दिया कि उसके उल्टे का मतलब बी ए का भी रिलेशन है, और ए कॉमा बी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, रैंडमली कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, तो दैट मीन्स हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी होगा, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव, और आपको पता है कि ट्रांजिटिव के लिए हम हमेशा 3 एलिमेंट्स देते हैं, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एक्स। तो मैंने एक्स में से 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब देखो हमेशा की तरह ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पे आते हैं। देखो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए बी का रिलेशन है और बी और सी का भी रिलेशन है, बी और बी कॉमन होना चाहिए, मतलब अगर हमें कोई 2 पेयर ऐसे मिल जाएं जिसमें ये कॉमन हो ये पोर्शन, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है जी, तो यही बात हम यहाँ पर हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट पे फंक्शन लगाएंगे, दूसरे एलिमेंट पर फंक्शन लगाएंगे, ये दोनों क्या हैं आपस में इक्वल। सिमिलरली लेट बी सी बिलोंग्स टू आर, बी और बी कॉमन है, तो इसका क्या मतलब होगा, फर्स्ट एलिमेंट पर फंक्शन लगाओ, दूसरे एलिमेंट पर फंक्शन लगाओ, तो दोनों क्या हैं आपस में इक्वल। और हमेशा की तरह मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करूँगा। देखो अगर ए बी का रिलेशन है और बी सी का भी रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए और सी का रिलेशन होना चाहिए। और ए सी का रिलेशन कब बनेगा, जब एफ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और एफ ऑफ सी मतलब सेकंड एलिमेंट दोनों क्या होंगे इक्वल। तो बेसिकली मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी हो जाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए और सी का रिलेशन आपस में है। अब देखो अगर आप इसको तो ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल आसान है। देखो अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है, इफ़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एंड वाई इज इक्वल टू जेड है। अगर मैं बोलूं कि x y के इक्वल है और y z के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि x y और z तीनों क्या होंगे इक्वल, मतलब तीनों आपस में क्या हैं इक्वल। क्योंकि ये तभी पॉसिबल है ना कि अगर x y के इक्वल है, मान लो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि x और y इक्वल है। और अगर y इक्वल टू z है तो z की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। तो दैट मीन्स ये तीनों की वैल्यू अगर सेम होगी ये तभी पॉसिबल है। तो सेम यहाँ पर लिख दो आप, सिंस आप लिख दो since f of a is equal to f of b and f of b is equal to f of c, which implies, इसका क्या मतलब हो गया कि f of a is equal to f of b is equal to f of c, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। तो जो मुझे चाहिए, देखो मैंने आपको रफ में समझाया था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। दैट मीन्स एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये आपस में इक्वल है। और अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी है तो हम हमेशा ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं और बाद में इसको ऐसे। अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब आपके सामने ही है, ए बी का रिलेशन था, बी सी का था, तो ए और सी का भी रिलेशन है। सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है जी। अब देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने पूछा था कि ये जो रिलेशन है हमारा ये इक्विवेलेंस है या नहीं, और क्लियरली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी। अब देख लो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। देखने में चाहे ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग रहा था, बट अगर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की अच्छे से नॉलेज है तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।